हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उपसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे किलेट लिगेंड। तो सामान्यतः लिगेंड उदासीन अणु या ऋणायनी होते हैं, परंतु कभी कभी ये धन आयनी भी होते हैं। मतलब जो लिगेंड होंगे वो आपके ऋणायन वाले भी हो सकते हैं, उदासीन वाले भी हो सकते हैं, और कभी कभी वो धन आयन वाले भी हो सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। किलेटी लिगेंड, जब कोई बहुतंतुर लिगेंड अपने धाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ संयोग कर चक्रीय संरचना वाला संकुल बनाता है, तो इस यौगिक को किलेट कहते हैं। जब कोई बहुतंतुर लिगेंड मतलब जिसमें जो आपका धाता परमाणु होगा वो 2 से अधिक होगा, 5 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 2 से क्या होगा, अधिक होगा, जिसमें आपका जो लिगेंड होता है, जिसमें जो लिगेंड मतलब जो धाता परमाणु है वो 2 से अगर अधिक है तो वो क्या कहलाता है, आपका बहुतंतुर लिगेंड। तो जब कोई बहुतंतुर लिगेंड अपने धाता परमाणु के द्वारा अपने धाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ करके चक्रीय संरचना बनाता है। इस प्रकार की, देखो ये कैसे संरचना है, चक्रीय। तो इस प्रकार की संरचना बनाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, किलेट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, किलेट। और इस प्रकार जो लिगेंड आपका है, ये इस प्रकार का जो लिगेंड होता है इसे हम लोग किलेटी लिगेंड कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के लिगेंड को क्या कहेंगे, किलेटी लिगेंड। और इस किलेट निर्माण की क्रिया को किलेटन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा किलेटी लिगेंड किसे कहते हैं। जब कोई बहुतंतुर लिगेंड जिसमें धाता परमाणु आपका 2 से अधिक होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA जो दाता परमाणु होता है आपका 2, आपका दाता परमाणु कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, और फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। मतलब दाता परमाणु कितना है, यहाँ पे टोटल 6 है, इसलिए षड्दंतुर लिगेंड कहलाता है। मतलब ये आपका एक बहुदंतुर लिगेंड है, क्योंकि इसमें दाता परमाणु 2 से अधिक है। उसी तरह से बहुदंतुर लिगेंड जिनमें दाता परमाणु 2 से अधिक रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा बहुदंतुर लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन से संयोग कर चक्रीय संरचना बनाता है, इस प्रकार की चक्रीय संरचना बनाता है, तो उसे किलेट कहते हैं, है ना। और इस प्रकार के जो लिगेंड होंगे आपके, इस प्रकार के, यहाँ पे ये है आपका लिगेंड, तो इसी प्रकार का जो लिगेंड यहाँ से जुड़ा है इसे हम लोग कहते हैं किलेटी लिगेंड। ठीक, अब आगे देखते हैं उभयधर्मी लिगेंड। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक धाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु इनमें से केवल एक ही धातु आयन से जुड़ा रहता है, उन्हें उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं। जैसे कि साइनाइड है, और हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे नाइट्रो भी है ना। तो जिसमें उभयधर्मी लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होता है, 1 2 3, जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होता है, परंतु इनमें से केवल एक ही जो है धातु आयन से जुड़ा रहेगा। इसमें 3 दाता परमाणु है लेकिन इसमें नाइट्रोजन ही धातु आयन से जुड़ा है, तो ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे, उभयधर्मी लिगेंड कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए थायोसाइनेट दिया है, यहाँ पे मतलब थायोसाइनाइड दिया है, तो इसमें से भी आपका 1 2 3 लिगेंड है। मतलब दाता परमाणु कितने हैं, 3 हैं। लिगेंड नहीं बोल सकते, लेकिन दाता परमाणु यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, लेकिन केवल एक ही दाता परमाणु आपका धातु आयन से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, थायोसाइनेटो। ठीक, तो उभयधर्मी लिगेंड वे लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन केवल एक दाता परमाणु ही धातु आयन से जुड़ा रहता है, उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका सेतु लिगेंड। तो सेतु लिगेंड वे हैं जो एक से अधिक धातु आयन को साथ साथ बांधे रखते हैं। जो एक से अधिक धातु आयन को साथ साथ बांधे रखते हैं, क्या कहलाते हैं, सेतु लिगेंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो उदाहरण में RH2 यहाँ पे आपका एक सेतु लिगेंड की भांति काम कर रहा है, क्योंकि ये एक से अधिक जो आयन है उसको क्या किया है, बांधे रखा है ना।
यहाँ पे आपका OHCl माइनस आयन और NH2 ये आपके सेतु लिगेंड हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, आपका NH2 ही सेतु लिगेंड का काम करता है। NH2 जो होता है एक से अधिक आयन को क्या रखता है, बांधे रखता है, इसी कारण इसे हम लोग सेतु की भांति मतलब सेतु लिगेंड कहते हैं। तो स्ट्रक्चर को बनाइएगा किस प्रकार से बना है। उसके बाद देखते हैं सम्मित व एवं असम्मित लिगेंड। तो ऐसे बहुतंतु लिगेंड जिनमें सभी उपसंयोजी समूह क्या होते हैं, समान होते हैं, सम्मित लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे बहुतंतु लिगेंड जिनमें सभी उपसंयोजी समूह क्या होंगे, समान होंगे, सम्मित लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपका दिया है एथिलीन डाईएमीन। तो इसमें जो उपसंयोजी समूह क्या होता है, वो समान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे चित्र, ये है आपका एथिलीन डाईएमीन। इसमें उपसंयोजी जो समूह जुड़े हैं वो क्या है, एक दूसरे से समान है। CH2NH2 CH2NH2 समान है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सम्मित लिगेंड है ना। क्या कहलाएगा, सम्मित लिगेंड। और असम्मित किसे बोलेंगे, ऐसे लिगेंड जिनमें उपसंयोजी समूह क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, असम्मित लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि ग्लाइसिनेट आयन EDTA। ऐसे लिगेंड जिनमें उपसंयोजी समूह क्या होंगे, भिन्न होंगे, असम्मित लिगेंड कहलाएंगे। EDTA को देखते हैं। EDTA को और क्या कहते हैं, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक, तो EDTA एक असम्मित लिगेंड है। क्यों असम्मित लिगेंड है, क्योंकि इनमें जो उपसंयोजी समूह जुड़ रहता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि ये है आपका EDTA का स्ट्रक्चर। EDTA एक क्या है, असम्मित लिगेंड है। तो इसको आप लोग देखिएगा किस तरीके से बना हुआ है। ठीक, EDTA का स्ट्रक्चर देखिए अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे CCH2COO माइनस आयन, यहाँ पर भी CCH2COO माइनस आयन, लेकिन इधर CH2 दिया है, CH2COO माइनस आयन, और इधर की ओर CH2COO माइनस आयन। तो इस तरह से बनने से इसके स्ट्रक्चर में कुछ समूह जो होते हैं अलग पड़ जाते हैं, और ये आपका एक असम्मित लिगेंड में आता है। उसके बाद है उपसंयोजी संख्या। तो एक दंतु लिगेंड की मूल संख्या, एक दंतु लिगेंड की मूल संख्या जो कि केंद्रीय धातु आयन से उपसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ी होती है, धातु परमाणु या आयन की उपसंयोजी संख्या कहलाती है। यह संख्या धातु के चारों ओर बने उपसंयोजी बंध की संख्या के समान होती है। तो यहाँ पे उपसंयोजी संख्या क्या है, एक दंतु लिगेंड की मूल संख्या जो आपका केंद्रीय धातु आयन से जुड़ी रहती है वो क्या कहलाएगी, उपसंयोजी संख्या। यहाँ पे देखो जो लिगेंड की संख्या 2 है, तो इसकी उपसंयोजी संख्या कितनी हो जाएगी, Ag की 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है एक दंतु लिगेंड की मुख्य संख्या। एक दंतु ना, CN और NH ये दोनों क्या है, एक दंतु लिगेंड है। तो एक दंतु लिगेंड की जो संख्या है, कितनी संख्या जो है केंद्रीय धातु आयन से जुड़ी हुई है, वही उसकी उपसंयोजी संख्या कहलाएगी। यहाँ पे बात करें तो CONH3 2+ आयन है, तो यहाँ पे एक दंतु लिगेंड NH3 है। NH3 की कितनी संख्या कॉपर से जुड़ी है, 4 संख्या। तो यहाँ पे जो उपसंयोजी संख्या कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी, 4 कहलाएगी। ठीक, तो एक दंतु लिगेंड जो है जितना उपसंयोजी बंध केंद्रीय धातु आयन से बनाया हुआ है, जितना उपसंयोजी बंध, जैसे साइनाइड 2 बंध यहाँ पे बनाया हुआ है, NH3 4 बंध बनाया हुआ है, तो यही उसकी क्या कहलाएगी, उपसंयोजी संख्या कहलाएगी। अब है उपसंयोजन क्षेत्र। तो केंद्रीय धातु आयन और उससे जुड़े हुए लिगेंडों को एक कोष्ठक के अंदर में व्यक्त किया जाता है, इसे उपसंयोजन क्षेत्र, और कोष्ठक के बाहर का भाग आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे देखो कोष्ठक है, यहाँ पे जो संकुल लिखा है वो है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका कोष्ठक है ना। तो कोष्ठक के जो अंदर में है वो क्या कहलाएंगे, आपके उपसंयोजी क्षेत्र कहलाएंगे। कोष्ठक के जो अंदर में है वो उपसंयोजी क्षेत्र, और इस कोष्ठक के जो बाहर में है वो आयनीकरण क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो CuNH3 4 यहाँ पे आता है आपका बड़ा कोष्ठक,
और जैसे कि यहाँ पे है आपका SO4 है ना, तो कोष्टक के इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर में जो है वो क्या कहलाएंगे, आपके उपसंयोजन क्षेत्र। इस बड़े वाले कोष्टक के जो अंदर में है वो क्या कहलाएंगे, उपसंयोजन क्षेत्र। और इस कोष्टक के जो बाहर में है वो कहलाएंगे आपके आयनीकरण क्षेत्र। ये क्या कहलाएंगे, आयनीकरण क्षेत्र। ठीक, और यहाँ पे जो इस छोटा वाले कोष्टक के सामने में है ये क्या कहलाता है, आपका केंद्रीय धातु आयन। ये क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु आयन। और ये क्या है आपका लिगेंड। ये क्या है, लिगेंड। और यहाँ पे जो 4 दिख रहा है ये क्या है आपका उपसंयोजन संख्या। यही क्या है, उपसंयोजन संख्या, मतलब उपसंयोजी संख्या। ठीक, तो केंद्रीय धातु आयन ये है लिगेंड। और ये जो नीचे में लिखा है लिगेंड के वो है उपसंयोजी संख्या, और SO4 ये है आयनीकरण क्षेत्र। ठीक, उसके बाद देखते हैं केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। तो केंद्रीय परमाणु से जो लिगेंड जुड़ा है और जो लिगेंड के आयन है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड और उसके आयन को अगर हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें उपस्थित आवेश की संख्या वही क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या किसे कहेंगे, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उसे कहते हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंड को उसके आवेश सहित अगर हटा दे रहे हैं, यहाँ पे CN4 3 है, तो इतने को हम लोग हटा दें और यहाँ पे जो कॉपर है कॉपर उसमें उपस्थित आवेश को देखें तो वहाँ पे जो आपकी आवेश उपस्थित होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जैसे कि यहाँ पे है आपका CuCN4 3 ऐसा लिखा है, CuCN4 3 तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों को अपने आयन सहित हटा देने के पश्चात जो आपका केंद्रीय परमाणु है उसमें जो आवेश की संख्या है वही उसकी क्या कहलाएगी, उपसंयोजी संख्या कहलाएगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें कॉपर की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 होगा। अगर इसका सही से लिखें हम लोग तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d जो है 4s के पहले चला जाएगा, तो यहाँ पे 3d आ जाएगा और पीछे में 4s आ जाएगा। अगर मतलब ये है आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या है, गलत है, क्योंकि 3d 4s के पहले चला जाता है। इलेक्ट्रॉन भले ही इसी क्रम में भरा जाता है, 4s में पहले उसके बाद 3d में, लेकिन जो 3d है 4s के पहले चला जाता है क्योंकि 3d में रिपल्सन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो d में 9 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। s अपना 1 इलेक्ट्रॉन को d ब्लॉक को दिया है ना, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे सिर्फ s में सिर्फ 1 ही रह गया। तो यहाँ पे जो कॉपर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 1 है। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता चला। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे इस संकुल की ऑक्सीकरण संख्या ये होती 4 होती, लेकिन अगर इस केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण देख रहे हैं हम केंद्रीय धातु आयन को, तो यहाँ पे जितने भी लिगेंड है उसके आयन को हटा देंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखेंगे और यहाँ पे जो आएगा आवेश वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे यहाँ पे कॉपर में आया है 1, तो कॉपर की +1 हो गई है। ठीक, तो इसे कॉपर की केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से रोमन अंक में लिखेंगे। ये 1 है ना, तो इस तरीके से रोमन अंक से इसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखकर दर्शाएंगे। ठीक, साथ है आपका होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक संकुल, तो संकुल जिसमें धातु परमाणु या आयन केवल एक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा रहता है उसे होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो
जो कोबाल्ट है केवल NH3 प्रकार के लिगेंड से जुड़ा है। कोबाल्ट केवल समान लिगेंड से जुड़ा है और वो लिगेंड कौन सा है, NH3, तो ये आपका होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। उसके पश्चात है हेट्रोलेप्टिक। तो जो कोबाल्ट है वो NH3 के साथ भी जुड़ा है, Cl के साथ भी जुड़ा है, दो प्रकार के लिगेंड से जुड़ा है, तो ये आपका हेट्रोलेप्टिक लिगेंड संकुल कहलाएगा। ठीक, जब केंद्रीय धातु आयन एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा रहता है, जैसे कि कोबाल्ट है एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा है ना, NH3 से ही जुड़ा है, एक ही प्रकार के लिगेंड से कितने NH3 से जुड़ा है, 6, तो आपका ये होमोलेप्टिक कहलाएगा। तो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेरस जो है एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ है, CN, तो ये भी आपका होमोलेप्टिक लिगेंड कहलाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे CN की जगह में कोई NH3 रख दें, NH3, तो इसका मतलब ये है कि जो फेरस है वो दो प्रकार के, अगर इसको निकाल करके इसकी जगह में हम लोग NH3 रख दे रहे हैं, ठीक है, NH3, तो यहाँ पे क्या है, फेरस जो है ये नहीं है ना, ये अभी नहीं है, केवल NH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसकी जगह में CN की जगह में क्या है, NH3, तो यहाँ पे दो प्रकार के लिगेंड आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। जब धातु आयन समान लिगेंड से जुड़ा रहता है तो वो आपका होमोलेप्टिक, और जब असमान लिगेंड से जुड़ा रहेगा तो वो हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक। ठीक, अब देखते हैं रंग। तो संकुल पर श्वेत प्रकाश डालने पर, कोई भी संकुल है उस पर श्वेत प्रकाश डालने पर श्वेत प्रकाश का कुछ भाग संकुल द्वारा शोषित हो जाता है। जब किसी संकुल पर जैसे कि यहाँ पे आपका एक संकुल है, इस पर श्वेत प्रकाश डालेंगे तो यह संकुल उसमें से कुछ प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और अपना उसका शोषण कर लेगा, अपना क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा उस प्रकाश को। ठीक, यदि संकुल द्वारा अवशोषित जो प्रकाश है वो दृश्य क्षेत्र के अंदर में है, यदि संकुल द्वारा अवशोषण दृश्य क्षेत्र के अंदर में है तो संकुल के रंग की घोषणा करना संभव है। ठीक, स्पेक्ट्रम का दृश्य क्षेत्र 4000 से 7000 तरंगदैर्ध्य के मध्य होता है, तो अवशोषण के अतिरिक्त शेष रंग ही संकुल का रंग होता है। तो यहाँ पे कोई संकुल है, उसमें जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये संकुल उसमें से कुछ प्रकाश को, उस श्वेत प्रकाश में से कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और शेष प्रकाश को क्या करेगा, निकाल देगा, है ना। तो यहाँ पे ये जितने प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, अगर उसका तरंग दैर्ध्य जितनी मात्रा में प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, अगर उसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, ठीक, इतने में के बीच में है, तो वहाँ पे जो आपका संकुल है वो हमें अलग अलग रंग का दिखाई देगा। और यहाँ पे जो संकुल जितने प्रकाश को निकाला है वही उसका रंग डिसाइड करेगा। एक बार फिर से देखें, यहाँ पे जो संकुल है, अगर इसमें श्वेत प्रकाश डालें तो यह संकुल जो है श्वेत प्रकाश में से कुछ मात्रा में प्रकाश का अवशोषण कर देगा और शेष प्रकाश को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो यहाँ पे जितने प्रकाश को वो रिमूव कर रहा है वही उस संकुल का रंग को डिसाइड करेगा कि वो संकुल कौन से रंग का होगा। और एक दूसरा बात यह है कि यह संकुल जो है जितने प्रकाश का अवशोषण कर रहा है उस अवशोषित प्रकाश में जो उसकी तरंग दैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम की होनी चाहिए। अगर उसका तरंग दैर्ध्य इतना नहीं है तो उसका रंग हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतने परास तक के जो रंग होते हैं वो दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इतने तरंग दैर्ध्य के अंदर के जो वो आपके रंग होंगे वो हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सभी आपके दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका संकुल जो है जितने प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, अवशोषण के उपरांत अवशोषण जो कर रहा है उसमें उसका तरंग दैर्ध्य कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और जो प्रकाश रिमूव कर रहा है उस प्रकाश पर इस संकुल का रंग डिसाइड होगा। जैसे कि अवशोषित रंग आपका पीला हरा है, पीला हरा वो प्रकाश को हम लोग डाल रहे हैं तो उस प्रकाश में से पीला हरा रंग को अवशोषित कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि वो निकाल कौन से रंग का है, कौन से रंग को वो निकाल रहा है। अवशोषित वो तो पीला हरा को कर रहा है, जो संकुल है आपका वो पीला हरा रंग को अवशोषित कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि वो कौन से रंग को रिमूव कर रहा है, निकाल रहा है। तो वो लाल बैंगनी को निकालता है, तो ये क्या है आपका, यही जो संकुल है आपका लाल बैंगनी रंग का दिखाई देगा। एक संकुल जो है पीला रंग के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, पीला रंग के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है, तो वो कौन से रंग के प्रकाश को निकाल रहा है, वो नीला रंग के प्रकाश को निकाल रहा है, तो वो नीला रंग का दिखाई देगा। एक और संकुल जो है नारंगी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है,
और नीला रंग के प्रकाश को निकाल रहा है तो वह नीला रंग का दिखाई देगा। ठीक, तो ये है आपका रंग। संकुल जितने प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो वो उस रंग को कैसा होना चाहिए, दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, और जितने प्रकाश को वो निकाल रहा है वही उसके रंग को, संकुल के रंग को डिसाइड करेगा। उसके बाद है चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण क्या है? संकुल के चुंबकीय गुण जो है उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है कि आपके संकुल में, जो संकुल बना है आपका, उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चुंबकीय गुण उतनी ही अधिक होगी। देखो यहाँ पे संकुल के चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसे यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कैसे कहलाएंगे? अनुचुंबकीय व्यवहार करेंगे। और जिन संकुलों में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे। तो जिस संकुल में जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण Bm क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। यह देखा गया है कि वह पदार्थ जिसमें N मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसका चुंबकीय आघूर्ण इस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे म्यू जो है आपका चुंबकीय आघूर्ण है, म्यू बराबर करनी n+2 होता है। यहाँ पे जो n लिखा है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा उसमें चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होगा, और चुंबकीय आघूर्ण को इस सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरण निम्नलिखित दो प्रभाव से निर्धारित है। पेज नंबर है आपका 464। ठीक, तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरण, यहाँ पे ये बताया जाएगा कि डी कक्षक जो है, डी ब्लॉक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे। तो डी ब्लॉक में, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरण निम्नलिखित दो प्रभाव पर निर्धारित है। पहला है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और दूसरा है युग्मन ऊर्जा। डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएं इन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक, तो हून के सिद्धांत अनुसार सामान्यतः इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मध्य उत्पन्न प्रतिकर्षण बल उन्हें युग्मन करने से रोकता है। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? अयुग्मित होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो वो जुड़ नहीं पाएंगे, क्या रहेंगे? दूर दूर में रहेंगे, मतलब वो अयुग्मित फॉर्म में रहेंगे, है ना। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। किंतु यदि पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध हो तो जो प्रतिकर्षण बल से अधिक है तब युग्मन संभव है। अतः यदि क्रिस्टल क्षेत्र की विपाटन ऊर्जा 10 D³ कम होती है तब डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, जैसे COF6 3- आयन। इसके विपरीत यदि 10 D³ अधिक होती है तब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, जैसे कि CONH3 6 3+ आयन। तो इसको समझते हैं। डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो इन दोनों पर निर्भर करता है। पहला है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है, दूसरा है युग्मन ऊर्जा। मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं बाह्यतम कक्ष में वो 1 2 3 4 वो उसके बढ़ते परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो संक्रमण तत्व का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। संक्रमण तत्व का आकार बड़ा होता है क्योंकि डी ब्लॉक में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक, और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका संक्रमण तत्व का आकार क्या होता है? बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सभी में क्या है? समान चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? प्रतिकर्षित करते रहते हैं, दूर फेंकते रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रतिकर्षण बल काम करता है। प्रतिकर्षण बल दोनों इलेक्ट्रॉन को पास आने से रोकते हैं और उन्हें दूर फेंकते हैं। मान लेते हैं इन्हें इतनी ऊर्जा उपलब्ध हो गई है जो इनके प्रतिकर्षण बल से क्या है? अधिक है। प्रतिकर्षण बल में लगाने के लिए जितनी ऊर्जा है उससे भी अधिक आपकी आकर्षण बल लगाने के लिए ऊर्जा इन्हें प्राप्त हो गई है। अगर इन्हें इतनी ऊर्जा उपलब्ध हो गई है जिसका मान इस प्रतिकर्षण बल से क्या है? अधिक है, तो ये क्या करेंगे? ये आकर्षित हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। कब आकर्षित होंगे? जब इन्हें उपलब्ध ऊर्जा का मान प्रतिकर्षण बल से अधिक है, और जब इन्हें उपलब्ध ऊर्जा का मान इस प्रतिकर्षण बल से क्या है? कम है,
इस प्रतिकर्षण बल से यहाँ पे जो ऊर्जा आ रही है वो क्या है, इनको ऊर्जा मिल रही है वो क्या है, कम है, तो ये प्रतिकर्षित हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर ऊर्जा वो ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, है ना। मतलब क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन ऊर्जा है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अगर 10 DQ से अधिक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 10 DQ से अधिक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 10 DQ से क्या है, 10 DQ से, यहाँ पे जो डी रहता है वो कैपिटल रहता है। अगर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 10 DQ से कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 10 DQ से अधिक है, 10 DQ से अधिक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, तो ये आकर्षित हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है डी कक्षक में। अगर इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल का मान अधिक है, उनसे उपलब्ध ऊर्जा से प्रतिकर्षण बल का मान अधिक है तो वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर उन इलेक्ट्रॉनों को उपलब्ध ऊर्जा का मान उनके प्रतिकर्षण बल से अधिक है, उन्हें जो ऊर्जा उपलब्ध हो रही है उस ऊर्जा का मान क्या है, अधिक है, किससे, प्रतिकर्षण बल से, तो वो आकर्षित हो जाएंगे। मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 10 DQ से अधिक है, 10 DQ से अधिक है तो वो आकर्षित हो जाएंगे। अगर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान 10 DQ से कम है तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक।